मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ी सावधानी और बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को लेकर जो जानकारी आ रही है, 24 घंटे में 3 लाख पार केस सामने आए हैं। पहली बार 3 लाख को क्रॉस किया है ये आंकड़ा। कल और परसों 2,94-95 हजार के आसपास ये केसेस थे, लेकिन आज 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं, जिसमें 2104 लोगों की जान गई है। देश में 22,091 लाख एक्टिव केसेस मौजूद हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, ये आंकड़े और ज्यादा चुनौती को बढ़ाते हुए। प्रीति बिल्कुल सही कहा है। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में 2100 से ज्यादा मामले डेथ के आए हैं। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सूरत में केस लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे नए केस हो चाहे डेथ के मामले हो। और 8वां ऐसा दिन है जब 2 लाख से ज्यादा लगातार केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में। कल ही 2,95,041 मामले आए थे, और लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार बार बार अपील कर रही है लोगों से मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सामने आए ज्यादा से ज्यादा लोग, जो भी एलिजिबल लोग हैं। क्योंकि मामला ये भी देखा गया, कई जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। सरकार लगातार उसके लिए बैठकें भी कर रही है, लेकिन मामला जो है पूरी तरीके से हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। हर जगह तबाही और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है इन सब चीजों को लेकर। जी, और वाकई में 2104 लोगों की मौत हुई है, और ये आंकड़े वाकई में चिंता में डालते हैं। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी एक और आ रही है हमारे सामने। कोरोना महामारी में आज दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। एक ही दिन में करीब 3.25 लाख नए मामले मिले हैं, जो पूरी दुनिया में एक दिन में नए मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1700 कोरोना वैक्सीन चोरी होने की जानकारी भी साथ ही मिल रही है। हरियाणा के जींद से खबर, कोरोना महामारी के बीच जींद के एक वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन चोरी की खबर सामने आई है। जानकारी मिली है कि चोरों ने देर रात वैक्सीनेशन सेंटर के ताले तोड़कर वैक्सीन की 1700 डोज चुरा ली है। चोरों ने कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही चुराई है। ये बड़ी खबर जींद से कि ऐसे महामारी के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मानवता पर बददुआ दाग है, जो कि चोरी कर रहे हैं वैक्सीन की। और सबसे बड़ी बात ये कि अस्पताल में कुछ और चोरी नहीं हुआ है, वैक्सीन चोरी हुई है, कोरोना की वैक्सीन चोरी हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर से 1700 डोजेस के चोरी होने का मामला ये सामने आया है। ऐसे महामारी के दौर में जहां लोग देवदूत बनकर आ रहे हैं, लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, संक्रमित लोगों को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उनके परिवार को सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक ये चेहरा भी है जींद के ऐसे लोगों का जो 1700 कोरोना की डोजेस को चोरी कर रहे हैं। ऐसा मुझे सुबह सुबह पता लगा पीपीसी में, जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर रामवीर वर्मा जी ने मुझे सूचना दी है अभी, किसी इस तरह हमारी पीपीसी की वैक्सीन चोरी हो गई है। और जब भी मुझे सूचना मिली तो तुरंत मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने देखा कि तीनों के तीनों ताले तोड़े हुए हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसका भी ताला तोड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़ा हुआ है, और तीसरा भी ताला तोड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी देखने में पता लगा है कि जो वैक्सीन है टोटल, जो हमारी जो कोविड की वैक्सीन है, बाकी तो डिटेल देखने में पता लगेगा। उन्होंने जो बताया और मैंने देखा है वही चोरी हुई है अभी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर नाराजगी जताई है, और इस मसले पर दिल्ली के एक अस्पताल की याचिका पर हाई कोर्ट ने कल रात से सुनवाई की है। और इस याचिका में अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने की बात की है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि हम बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही तो तुरंत उसे रोका जाए,
कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर आपको विमान से भी ऑक्सीजन लानी पड़े तो भी तुरंत मुहैया कराने के इंतजाम होने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र से कहा कि आप ऑक्सीजन मांगे, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देनी होगी। रात करीब 10 बजे के बाद तक चली इस सुनवाई में जब केंद्र सरकार के वकील ने कल इस मामले में जानकारी देने की अपील की तो कोर्ट ने कहा कि अगर तब तक कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली को पहले रोजाना 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज्यादा ऑक्सीजन दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जता चुके हैं। तो चलिए, दिल्ली के हालात बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जूझ रहे थे, उसमें थोड़ी राहत की खबर जरूर है। ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया है। केजरीवाल ने इसको लेकर शुक्रिया भी अदा किया है और साथ ही अब 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी दिल्ली वासियों को, दिल्ली में उन अस्पतालों को जहां पर इस वक्त इलाज बड़े पैमाने पर चल रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, पारस दामा मुंबई से जुड़ रहे हैं। जावेद, ऑक्सीजन की सप्लाई का असर अब अस्पतालों में दिख रहा है क्योंकि बीते 2 दिनों तो हाहाकार सी मची हुई थी। बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशानी थी कोरोना के इस कहर के बीच, बीती रात हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई और आपने बताया कि किस सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की ऑक्सीजन को लेकर। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन कैसे भी हो मुहैया होनी चाहिए। कोटा बढ़ाने की बात कही जा रही है, कोटा बढ़ गया है, लेकिन अभी ताजा स्थिति क्या है इस पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का पक्ष मिले। क्या कोटा बढ़ने के बाद दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, क्या अभी भी कहीं अस्पतालों में संकट है? तो ये नजरें लगातार बनी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में और देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो बहुत मेडिकल सुविधाओं में बहुत बुनियादी चीज है वो ऑक्सीजन का होना है, लेकिन उस पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह की है। ऐसे में केंद्र ने कोटा बढ़ाया है दिल्ली का। अब कोटा बढ़ने के बाद दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है, एक सामूहिक डाटा का इंतजार किया जा रहा है जो सरकार हो सकता है थोड़ी देर में मुहैया कराए। और कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति क्या है, क्योंकि बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इलाज में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फुली कोविड डेडिकेटेड हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लगातार इस पर नजरें हैं कि किस तरीके से आगे क्या कोई किल्लत नहीं होगी, इस पर नजरें बनी हुई हैं। प्रीति जी बिल्कुल। और इस बीच मुंबई से लक्ष्मण दतौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुंबई में कुछ हालात दिख रहे हैं सुधार होते हुए, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है आप नासिक से हैं और पारस दामा हमारे साथ मुंबई से है। नासिक में क्या हालात है लक्ष्मण? शायद लक्ष्मण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पारस, आप कुछ तस्वीरें और जानकारियां साझा करें। जी, जिस तरीके से हालात हैं प्रीति, वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुंबई में हर रोज 7 से 8 हज़ार केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार सरकार प्रशासन कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है वो कोरोना संक्रमण पे काबू पाया जाए, मगर हर रोज जिस तादाद में मुश्किलें जो हैं वो सरकार के सामने आ रही हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ जो है वो बेड्स नहीं है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी जो है वो साफ तौर पर सामने आती है। वहीं कभी कुछ दिनों पहले वैक्सीनेशन के खत्म होने की भी बात आई। एक बात सही है कि वैक्सीनेशन जो है फिर से एक बार मुंबई में शुरू हो गया है। कहीं कितने ऐसे जंबो सेंटर्स थे जहां पे वैक्सीन जो है वो खत्म होने से हंगामा मच गया था, वहां पैनिक क्रिएट हो गया था, मगर अब जो है फिर एक बार वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं लोग अभी भी बेफिक्र होकर जो है मार्केट्स में आ रहे हैं। मार्केट्स में आके जो है वो सब्जी खरीदने की कोशिश करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद सारे नियमों को ताक पे रख देते हैं। ना ही जो लोग हैं वो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही जो है मास्क पहनने
की जहमत उठाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी जो हैं कहते हुए नजर आते हैं कि आप मास्क पहनिए, बट जो खरीदार होते हैं वो इतने बेफिक्र होते हैं कि ना ही वो मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। वहीं अब जो है कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देशों में और कड़ाई जो है वो कर दी है। आज शाम 8 बजे से अब लोकल ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो या बस हो, उसमें पैसेंजर्स जो हैं सिर्फ असेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही जो है वो अलाउ किया जाएगा। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग होंगे और 2 घंटे के अंदर जो है शादी ब्याह को जो है वो समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जी, इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना नियमों को मानने के लिए राजी नहीं है। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए और इन महामारी की वजह से वहां रिकॉर्ड 568 लोगों की जान चली गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 7,600 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 62 लोगों की जान गई। और इसी तरह नागपुर में 7,200 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं सामने, वहां 98 लोगों की जान गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 62,000 लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 6,95,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई पाबंदियां और लगाई हैं, जिनका सख्ती से पालन किया जाए, इस बात की ताकीद की गई है। सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत सख्त नियमों की घोषणा की है, जो अब 22 अप्रैल से यानी आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। नए नियमों के मुताबिक एक से दूसरे जिलों और शहरों में आने जाने वाले पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ ही आ सकेंगे। लोकल ट्रेनों, मेट्रो और बसों में आम आदमी यात्रा नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में शामिल लोग ही कर सकेंगे। अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के अंदर होगा। कोई भी समारोह 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा 25 लोग शामिल हो सकेंगे। कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पारस धामा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पारस, अब तो दिन जैसे से चढ़ रहा है, लोगों को जानकारियां भी हो रही होंगी कि किस तरह की आज रात से और ज्यादा सख्त पाबंदियां लगने वाली है। किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है लोगों के भीतर? जी, जिस तरीके से हर रोज़ कोरोना संक्रमण मुंबई में बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरे मुंबई में, जिस तेज़ी से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वो बड़ा चिंता की बात है सरकार के लिए। सरकार ने इसी के चलते जो है अब जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, उसको और ज़्यादा कड़क कर दिया है। उसी के चलते जो है अब से रात 8 बजे से आज 22 तारीख रात 8 बजे से लोकल ट्रेनों में सिर्फ असेंशियल सर्विस के लोग अलाउड होंगे। जो प्राइवेट वाहन हैं उनको भी सिर्फ असेंशियल सर्विस जो होंगी उन्हीं को अलाउड किया जाएगा। साथ ही साथ जो समारोह है, शादी समारोह में, वहाँ भी 25 लोग अलाउड होंगे और 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पूरा शादी समारोह जो है वो खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी जो प्राइवेट वाहन है उनको अलाउ नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों को जो है वो कड़क किया गया है। साथ ही में दादर सब्जी मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सुबह इतनी भीड़ थी कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था, मगर अब सारी भीड़ जो है वो खाली कराई जा रही है। बीएमसी लगातार कोशिश करती है, प्रशासन लगातार कोशिश करती है कि यहाँ पे जो है भीड़ कम की जाए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पे लोग जो हैं पूरी बेफिक्री से धज्जियाँ उड़ाते दिखते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, ना ही जो है वो मास्क पहनने की लोग जहमत उठाते हैं। और इसी बीच जो है लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश करने के बाद भी जो है लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के लिए जो नियम है उसको और ज़्यादा सख्त किया गया है और कोशिश करी जा रही है कि नियम सख्त होने के बाद लोग जो हैं समझें और कोरोना से बचने की कोशिश करें और नियमों का पालन करें। पारस, लक्ष्मण गतौल भी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, कोरोना की जो लक्ष्मण रेखा है, लोग उसे मानते हुए दिख रहे हैं या अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? नासिक में भी वही हालात है। नासिक में लोग कोई प्रशासन की ओर से जो ही सूचना दी रही है उसका पालन नहीं हो रहा है। नासिक में कल जो कोई हादसा हुआ था जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी
नासिक में हर जगह पे ऑक्सीजन कम दिखाई दे रहा है। अभी हम नासिक के एक प्राइवेट अस्पताल में हैं जहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से इस अस्पताल में जो मरीज है उनको दूसरी जगह पे लेके जाने को उनको कहा गया है। इस अस्पताल के कुछ डॉक्टर हमारे साथ है, हम उनसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपके अस्पताल में अभी क्या हालात है, किस तरीके से आप ऑक्सीजन का ये करेंगे? अभी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 60 पेशेंट्स एडमिटेड है, उसमें से 8 पेशेंट वेंटिलेटर पर है। कल रात को ही ऑक्सीजन एकदम कम हो गया था और फिर भी सबने मेहनत करके सबके हेल्प से रात तो निकल गई और कुछ घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, लेकिन पता नहीं अगले 6-8 घंटे में अगर कोई और हेल्प नहीं मिली, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ पाया हॉस्पिटल में, तो हमें पेशेंट मजबूरन कहीं पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। हमने उसकी कल्पना सब पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को दे दी है ऑलरेडी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सोर्सेस, बट वी नीड सम हेल्प। आप प्रशासन से इसके बारे में कुछ बात की है? प्रशासन को इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में कुछ मांग की है? ये हमने मांग किया है, प्रशासन भी हेल्प कर रहा है, लेकिन जो डिले हो रहा है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। आई होप कि गवर्नमेंट सबके हेल्प से ये सप्लाई जल्दी से शुरू हो जाए और हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। लेकिन अगर बीच में इंटरप्शन आया तो ऑक्सीजन कैन नॉट वेट, लाइफ कैन नॉट वेट। आप देख सकते हैं इस तरीके से नासिक के भी हालात है। नासिक में हर जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से लोगों की मौत कल तो लीकेज के बारे में हुई थी, मगर अभी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से नासिक में मौत हो सकती है ऐसा लग रहा है। 60 से ज़्यादा लोग इस अस्पताल में, ऐसे बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पे लोग दाखिल है, मगर उधर ऑक्सीजन की कमतरता है। अभी प्रशासन इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है वो देखना जरूरी होगा। तो नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक के बाद 22 मरीजों ने, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत में थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद भी अभी आपको दिखा रहे थे लक्ष्मण की किस तरह से अभी भी वहां पर किल्लत है ऑक्सीजन की। ऐसे में कैसे ये हालात सामान्य होंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली के भी हालात खराब हो गए हैं। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में आंकड़े जो सामने आए हैं दिल्ली के, कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आने से रिकॉर्ड 249 लोगों की जान गई। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,000 के पार हो चुका है। पॉजिटिविटी रेट 31% के से भी ज्यादा हो गया है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 85,000 के पार पहुंच चुकी है। और ये आंकड़े लगातार चिंता बढ़ाने वाले 249 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में हुई है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री का दखल। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो ये कि ऑक्सीजन संकट जल्द दूर होगा। पूरे देश भर से इस तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है वो हरियाणा के बारे में है कि हरियाणा के सीएम से उन्होंने बात की है कि जल्द ही संकट को दूर किया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से बात की है। प्रधानमंत्री ने यह आश्वस्त नहीं करने की कोशिश की है कि किसी तरह का जो ऑक्सीजन संकट इन दिनों चल रहा है ये जल्द दूर किया जाएगा और ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पीएम की हरियाणा के सीएम से बात हुई है। साथ ही जो जानकारी हमें आ रही है वो ये कि अमित शाह ने भी, देश के गृह मंत्री ने भी मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। ऑक्सीजन का जो संकट है वो कई राज्यों में जहां बेतहाशा केसेस कोरोना के आ रहे हैं और जो ज्यादा क्रिटिकल केसेस हैं उस स्तर पर ऑक्सीजन की बेहद कमी हो रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस कमी को दूर करने के लिए कोशिशें तेज है, इस बात का आश्वासन हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ रहे हैं। आनंद, ये संकट सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि कई और राज्यों का भी है, जिसमें खास तौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली का नाम भी है। तो इस संकट पर और क्या कहा है प्रधानमंत्री ने?
प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय, कल हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि अब गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर सारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो टैंक्स जो जा रहे हैं, ट्रक्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर राज्यों के भीतर और हाईवेज पर हमारे, उनको जियो टैगिंग करके उनको ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा से जो खबर आ रही है, जहां अस्पतालों में तंगी है, कमी है इसकी ऑक्सीजन की, और फिर वहां लूट मची है एक तरह से, ये हमारे समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस आपदा में भी अपने आप को में फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, और जिस तरह से ऑक्सीजन की लूट मच रही है। अब लेकिन गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ने मनोहर लाल खट्टर जी से बात भी की है, प्रशासन से बात की है, उनको आश्वासन के साथ साथ ये भी कहा है कि थोड़ी सी कड़ाई करने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं हो सकती, उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में, तो मान लीजिए दोपहर के 3 या 4 बजे तक ये इस समस्या पर का समाधान हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सारे अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। जैसा कि दिल्ली में भी कल शाम को हमने देखा कि देर रात और कल शाम तक काफी सारे अस्पतालों में जहां पर कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा था, कई सारे वहां पर पहुंचाया गया। आज भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में और हरियाणा में भी सब जगह अभी ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। हाँ, इसमें अगले 24 घंटे में इस सिचुएशन पे पूरी तरह से काबू पाया जाएगा, लेकिन आज अभी 6 घंटे के अंदर हरियाणा में जो ऑक्सीजन की तंगी है अस्पतालों में, उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों इस पर लगे हुए हैं। और शायद ये बात इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की जान, हमने देखा कल नासिक में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी आनंद, और साथ ही साथ कोर्ट ने भी हियरिंग की और कोर्ट ने कहा है कि अगर ये हालात खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और केंद्र सर देखिए, कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को और कोर्ट्स को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट्स जो है अभी फिलहाल तो ये फैसले और इस तरह से बैठकर अपनी कुर्सी पर बैठकर इस तरह के फैसले सुना रहा है, लेकिन कोर्ट का काम एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें दखलंदाजी करने का नहीं है। कोर्ट को हिदायत ये भी देनी चाहिए कि जनता किस तरह से अपने आप को सजग कर रही है। जनता की तरफ से संक्रमण जो है वो स्टेट और सेंटर की वजह से तो नहीं फैला, हमारी खुद की लापरवाही से भी फैला है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। सिस्टम उतना ही कर सकता है जितना समाज करने देगा, और समाज को भी जरूरत है, सोसाइटी को अब ये जानने की जरूरत है कि ये संक्रमण कहीं गया नहीं, ये हमारे बीच ही रहने वाला है, और अगर हम इसको मौका देंगे तो ये फैलता रहेगा। और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। जहां एक तरफ पुरानी दिल्ली में हमारे पास केसेज हैं जहां पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट कर रहे हैं और जिसको जरूरत है उनको जरूरतमंदों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी केसेज हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास कनेक्शन है, वो बेड्स ब्लॉक कर रहे हैं, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड कर रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग को सोचने की जरूरत है कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करेंगे या फिर सिर्फ खुद का देखेंगे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड चेंज है ये हमारे तरफ से होगा, तब सिस्टम जो कर रहा है, प्रशासन जो कर रहा है वो करेगा, उनको करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही समाज में भी हमको कुछ करने की जरूरत है। हमारे एटीट्यूड को, हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है, और कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की जरूरत है। मास्क पहनना क्या लोगों को बताने की जरूरत है। मान लीजिए कोई एक प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश है, वो आप 1000 रुपए का फाइन लगा रहा है कि ये इस तरह के लोग हैं हम हमारे समाज में, ये हमको भी सोचने की जरूरत है। ये संक्रमण अगर फैला है तो हमारी लापरवाही की वजह से फैला है, किसी और को दोष देकर क्या फायदा। प्रशासन जो कर रहा है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो सिस्टम उतना ही है। किसी अस्पताल के अंदर 400 बेड है, लेकिन अगर 4000 पेशेंट है तो वहां तंगी होगी, लेकिन ये 4000 पेशेंट हमारे बीच में से ही निकल के आ रहे हैं। ये संक्रमण हमारे बीच में फैल रहा है, तो कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार जो कर रही है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है, अगर हमारी लापरवाही रही तो ये लॉकडाउन का प्रकरण चलता रहेगा। अगर लॉकडाउन से बचना है, हमारी आजीविका पर आघात हमको खत्म करना है, तो सरकार की तरफ से भी यही कहा गया था। कल जो 3 डॉक्टर थे, देवी शेट्टी, रणदीप गुलेरिया और नरेश रेहान, उन्होंने क्या कहा कि समाज को भी ये समझने की जरूरत है कि ये संक्रमण हमारे बीच ही रहेगा। हर वक्त हमें मास्क पहनना जरूरी है, और हमारी जान की जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं। फिलहाल जो इस तरफ की जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स है और ये जो प्रेशर बन रहा है हमारे मेडिकल सिस्टम पर, इसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है, और सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं सब सजग हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन अब यहाँ राजनीति कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, और सही बात यह है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा जितना होगा उतना ही हम इस संकट की घड़ी में बेहतर तरीके से इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और मात देंगे इस कोरोना वायरस की लड़ाई में। जो लोग लगातार सहयोग न करके असहयोग कर रहे हैं, और कई चीज़ों की जो बहुत सारी स्तर पर हम मेडिसिन की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, जो होर्डिंग हो रही है, इसको सबसे ज़्यादा रोकने की आवश्यकता है। और अभी हम
हम खबर बता रहे थे, जींद में भी वैक्सीन की चोरी हुई है। इस तरह की हरकतें आपको मानवता से बहुत दूर ले जाती हैं। और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, महामारी के दौर में, जहां आपको कोरोना नियमों का पालन करना है, साथ ही साथ इस तरह की होर्डिंग या इस तरह के कृत्य से बचना है, ये लगातार हम जानकारी साझा कर रहे थे। लेकिन 6 घंटे में ऑक्सीजन से जो हालात बन रहे हैं, जो लगातार कमी हो रही थी, उसको निपटने की कोशिश प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। और ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे बाकी स्टेट में भी जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है वहां कम होगी। आनंद, शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर मास्क के बाद इस महामारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है वैक्सीन। अपनी देसी वैक्सीन पर अब एक ऐसी खबर है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाली है। भारत में बने देसी टीके कोवैक्सीन पर आईसीएमआर ने स्टडी की है। इसमें पाया गया है कि वैक्सीन हर प्रकार के कोरोना पर बहुत असरदार है। आईसीएमआर के अध्ययन में यह सामने आया है कि कोवैक्सीन SARS CoV-2 के कई वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से लड़ने की भी क्षमता रखती है। यानी महामारी को जड़ से मिटाने में यह देसी बाहुबली वैक्सीन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कोरोना की ये लहर पहली लहर से ज्यादा संक्रामक, ज्यादा घातक और ज्यादा जानलेवा है। कोरोना की ये लहर चली है कोरोना के नए स्ट्रेन और कई वेरिएंट से। साल 2020 के मुकाबले 2021 में फैली कोरोना लहर बिल्कुल अलग है। मरीजों में 2020 का कोरोना वायरस तो पाया ही जा रहा है, इसके साथ नए स्ट्रेन वाला वायरस भी भारत में फैल रहा है, जो कि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भारत आया है। वायरस हर मरीज में नए नए तरीके से बर्ताव कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि प्रारंभिक कोविड-19 ने अपने लक्षण नहीं बदले, लेकिन कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। और यही वजह है कि ये अब अधिक घातक हो चुका है। वायरस के बदले रूप ने देश के सुधरते हालात को एकदम से बिगाड़ दिया है। हर ओर कोरोना का कोहराम है, लेकिन देश में विकराल रूप धारण करते इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए देसी बाहुबली तैयार हो चुका है। ये है कोरोना का टीका कोवैक्सीन। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कोवैक्सीन पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी करते हुए आईसीएमआर ने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के कई वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। जांच में पता चला है कि कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी असरदार है। लंबे शोध के बाद आईसीएमआर और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के कई वेरिएंट अलग किए हैं। इनमें यूके वेरिएंट का B117, ब्राजील वेरिएंट का B1128, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का B1351 शामिल है। शोध में पता लगा कि इन सब पर कोवैक्सीन असरदार है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की बनाई गई कोवैक्सीन अब तक एकमात्र देसी वैक्सीन है। इस देसी बाहुबली की ये ताकत कोरोना महामारी को हराने में बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मरीजों पर यह टीका 78% असरदार है और गंभीर रूप से कोरोना के मरीजों पर यह 100% तक असरदार है। यानी कोरोना का मरीज अगर गंभीर तौर पर भी बीमार है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। इस रिपोर्ट के अंतिम नतीजे जून के महीने में आएंगे। 1 मई से वायरस के विरुद्ध टीका युद्ध और बड़े पैमाने पर छेड़ दिया जाएगा। देश में अब तक 13 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, जबकि कुछ करोड़ वैक्सीन अभी भी स्टॉक में हैं। अब तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त टीके दिए हैं। 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान छेड़ा जाएगा। इस कोटे में भी केंद्र सरकार सभी राज्यों को 50% टीके मुफ्त देगी। 18 बरस से ऊपर के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो 5वां सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए
जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वायरस के विरुद्ध युद्ध में टीकाकरण की बड़ी भूमिका के बारे में देश को बता चुके हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोवैक्सीन के कोरोना के हर स्ट्रेन पर असर के बाद इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कदम उठा रही है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर पर कहर बनकर टूटने वाला है अपना देसी टीका कोवैक्सीन। एक तरफ इस काला बाजारी के दौर में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव खबरें आ रही हैं जो दिल को वाकई में तार तार कर देती हैं, लेकिन कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में नोएडा पुलिस की तरफ से सराहनीय कदम उठाया गया है। कोरोना से ठीक हो चुके पुलिस के जवान अब जरूरतमंद लोगों को प्लाज्मा देकर उनकी जान बचाने के काम में जुटे हैं। ये वो जवान हैं जो कुछ महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और अब यही जवान संकट की इस घड़ी में आगे आकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को सुकून देती हैं और उन लोगों के चेहरे पर एक जबरदस्त तमाचा है जो इस दौर में कालाबाजारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वैक्सीन की, सिलेंडर्स कोई होर्डिंग कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की सिलेंडर जो किसी की जान को बचा सकते हैं। और ऐसे हालात में ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि नोएडा के जवान प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत है। और ऐसे पेशेंट्स की संख्या बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है और उनके लिए ये किसी देवदूत से कम नहीं है। महाराष्ट्र की तरह ही उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना से बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 33,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 186 लोगों की जान गई है। सबसे खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 6,000 नए केसेस मिले हैं और 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा वाराणसी में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 12 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी तरह प्रयागराज में 1,828, कानपुर में 1,811 और मेरठ में 1,273 नए केस हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंच चुकी है।